नमस्कार दोस्त। अब प्रैक्टिस सेट आज आप लोगों का कौन सा चलेगा? 6 नंबर प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा। 1 से 50 क्वेश्चन का फिर से आज टारगेट रहेगा। तो पर डे हम लोग 50 क्वेश्चन टारगेट रखे हुए हैं। पर डे 50 क्वेश्चन, सुबह शाम एक एक प्रैक्टिस सेट करना है। अगर इसमें 50 में आपने 35 से 40 क्वेश्चन कर दिया तो आप ये समझिए कि बीपीएससी में एईडीओ की एक पोस्ट तो कन्फर्म ही है, कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब है 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाग 4 में राज्य के नीति सिद्धार्थ शामिल है। बिल्कुल सही बात है कि भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धार्थ शामिल है। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य संबंधित है। बिल्कुल ये भी बात सही है कि भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अभी देखिए भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 का भौतिक मूल्य कर्तव्य है, मौलिक मूल्य कर्तव्य संबंधित है 4 का। भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित नहीं, भाग 5 राज्य सरकारों से नहीं है बल्कि किससे है? नोट कर लीजिए, केंद्र सरकार से है। भाग 5 किससे है बेटा? केंद्र सरकार से है। भाग 5 किससे है? केंद्र सरकार से है, ना कि राज्य सरकार से। तो याद रखिएगा भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 और 2। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने। कितने बताइए आप? 2 प्रधानमंत्री के नाम बताइए। भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। पहले तो थी कौन सी? पहली थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। फिर थे एच डी देवगौड़ा, देवगौड़ा। फिर कौन थे? आई के गुजराल। कौन थे? आई के गुजराल। ठीक है। फिर लास्ट वाले कौन थे? आपके लास्ट वाले मनमोहन सिंह थे, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है। ये 4 लोग कौन से थे जो है राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अभी तो मोदी जी हैं चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है, लेकिन वो लोकसभा से हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं। इस बार लड़ते लड़ते बच गए थे, नहीं तो नहीं भी बन सकते थे। इंदिरा गांधी हो जाएंगी, एच डी देवगौड़ा हो जाएगा, आई के गुजराल हो जाएगा और मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है। तो कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, सदस्य होना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? नहीं, केवल शब्द यहाँ पे गलत है। तो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर आप 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए, कल आपको बताए थे लेखानुदान के बारे में। लेखानुदान की व्यवस्था जो है, किसी भी जो है संसद सदस्य, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो भी है, उसको लेखानुदान ताकत है, वो संचित निधि से पैसा निकाल सकता है। तो लेखानुदान का क्या मतलब है? सरकारी खर्चा को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। बहुत बढ़िया। ये आपको परसों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 या 3 में, 3 में शायद ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं लेखानुदान वाला। देखिए दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। बीपीएससी का ज्यादातर 20 से 25 क्वेश्चन, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बीपीएससी क्योंकि क्वालिफाइड है तो इसलिए आपको बता सकते हैं कि बीपीएससी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वो रिपीट कर ही रही है हर हर पेपर में। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि बीपीएससी के जितने आए हुए क्वेश्चन हैं, बीपीएससी के जितने आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। इसके लिए आपको निश्चित रहना है। बस आपको हमको एक हमारा काम ये करना है आपको कि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन ये देना है कि चैनल को प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक स्थायी सदन है। देखिए, विधान परिषद क्या होता है? एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना नहीं, लोगों द्वारा नहीं चुना जाता बेटा, ये क्वेश्चन गलत हो गया। विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। विधान जो सभा के सदस्य हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। यह एक साधारण विधेयक में देरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसको ताकत है। ठीक है। उच्च सदन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55। अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब बताइए। अंतर राज्य परिषद, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अंतर राज्य परिषद ये अनुच्छेद 263 में है। किसमें है? अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद है, जिसमें राज्य के बारे में विस्तृत व्याख्या दी गई है। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263। आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा कि अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद किसमें है? 263 में है। अगला देखिए, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो आपको देखना है 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका संबंधित है किससे? दल बदल विरोधी उपवंश से है। बहुत सही बात है। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, ये भी बात सही है। सहकारी संघवाद भी है, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 57 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर देखो तो कौन से सही हैं? तो सही है, तो संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान, भारत में एकल नागरिकता है, आपको याद रखनी है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है।
आप संघ से अलग कैसे हो जाएंगे? कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां, बिल्कुल कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां हैं भी 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2014 में आया था बेटा, जनवरी 2014 में, 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आ गया था, लागू हो गया था। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी ने साइन किया था और 16 जनवरी 2014 को ये देश में लागू हो गया था। महान महापुरुष, महान महापुरुष, महान व्यक्तित्व श्री 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 अन्ना हजारे, पता नहीं कहाँ आजकल गायब है, उनका कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन उन्हीं के तहत ये आया था और उन्होंने ही जो है ये काम के प्रति उन्होंने पता नहीं कौन सा ऐसा विकास घोषित किया है, विकास दिया है देश को कि आज तक जो है ये पता नहीं लागू है कि नहीं लागू, कुछ उसका कोई उस पर संशोधन करके ये सरकार अपने हिसाब से लागू कर ली है। तो ठीक है, अब ये तो सरकार का मसला है, उस पर हम लोग क्या ही कह सकते हैं। 58 नंबर हो गया। आइए 59 नंबर के क्वेश्चन पे। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 59 नंबर है, समझिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता करते हैं? नियम समिति की, एक समिति है नियम समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इस कौन करता है? नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? इसमें कुल नियम समिति जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं बेटा नियम समिति में? 15 सदस्य। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। हाउस कमेटी, देखिए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। हाउस कमेटी कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, लिख लीजिए। हाउस कमेटी एक थी, हाउस कमेटी कौन सी थी? हाउस कमेटी, इसके थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज। हाउस कमेटी कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। फिर था कार्य संचालन समिति, अगली समिति कौन थी? कार्य संचालन, के एम मुंशी। कार्य संचालन, संचालन काम कौन करता है? मुंशी करता है, तो के एम मुंशी। संचालन का काम कौन करता है? मुंशी करता है, तो के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति कौन था? के एम मुंशी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे। हाउस कमेटी के सीतारमैया थे। कार्य संचालन के एम मुंशी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एच सी मुखर्जी थे, ये भी आया हुआ है। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति की कौन थे? एच सी मुखर्जी। कौन थे बेटा? एच सी मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए लिख लीजिए। अगला देखिए 61 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है बेटा? तो तृतीयक सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा 55% है। फिर द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें आपका 32% है, 32% है। फिर तृतीयक क्षेत्र है जिसमें आपका 16% है। कितना है? 16% है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र से 55%, द्वितीय क्षेत्र से 32%, तृतीय क्षेत्र सॉरी प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से है, तृतीय सॉरी ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक सेक्टर जो है कृषि जो है वो 16% है। कृषि कितना है बेटा? 16% है। तो ठीक है, प्राथमिक सेक्टर यहाँ लिख लीजिए 16%, द्वितीय सेक्टर 31%, 32% लिख लीजिए, तृतीय सेक्टर जो है आपका 55%। इनका भारत में योगदान है, भारत की राष्ट्रीय आय में इनका इतने परसेंट योगदान है। ठीक है, 61 के बाद अब आइए आप लोग किसमें 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ये तो आपको पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी क्लास 8 का क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल, ऑप्शन नंबर 4 पे है ना। जो मूल्यह्रास जो होता है बेटा, मूल्यह्रास ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है बताइए? डंपिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात, प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात, मालों से सस्ते दाम पुनः आयात करने वाले माल, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल। नहीं, प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग। डंपिंग बताइए क्या होता है? क्या आप डंपिंग के बारे में जानते हैं? तो इसका डंपिंग के बारे में आप क्या जानते हैं कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। देखिए सी ऑप्शन, कहते हैं ना कि माल को उन्होंने डंप कर लिया, जैसे बालू की क्या होती है? डंपिंग होती है। बालू का क्या होता है बेटा? डंपिंग होता है। वास्तविक उत्पादन लागत, जितना बालू आपका वास्तविक लागत है, बात को समझिए, वास्तविक लागत है से कम दाम पर, उसी से कम दाम पर माल का निर्यात, क्योंकि समुद्र से या नदी से जो बालू निकालते हैं उसको ये डंपिंग कर लेते हैं। डंपिंग कर लेंगे तो बालू ये मान लीजिए कि 10,000 में एक ट्राली, 10,000 में एक ट्राली, तो जब बालू डंपिंग रहेगी
तो क्या करेंगे, माल को सप्लाई करने के लिए 8,000 में बालू बेच देंगे, क्योंकि बालू तो कहीं से निकालना नहीं हो, तो सरकार का है, तो वहां से डंप कर लेते हैं चोरी में और उसके बाद उसको सप्लाई कर देते हैं। तो वास्तविक उत्पादन जितना होता है, वास्तविक लागत जितना होता है बेटा, उससे कम दाम पे उसकी सप्लाई कर देते हैं। ये खेल ज्यादातर बालू में होता है, डंपिंग वाला मामला किसमें होता है, बालू में होता है, ठीक है। हाँ, तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात ही क्या कहलाता है बेटा, डंपिंग कहलाता है। इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, आप बताइए। एडम स्मिथ। मुक्त व्यापार, इन्होंने कहा था मुक्त व्यापार की अवधारणा किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था बेटा। मुक्त व्यापार की अवधारणा किसने दी थी बेटा, एडम स्मिथ ने दी थी। मुक्त व्यापार की अवधारणा किसने दी थी बेटा, एडम स्मिथ ने दी थी। मुक्त व्यापार की अवधारणा किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। चलिए आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो भारत की पहली, और इस क्वेश्चन को तो आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी बेटा, 1948 में आई थी। कब आई थी, 1948 में। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भर मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है, तो आत्मनिर्भर मिशन जो देश में कम हो रहा है, तो पहले नंबर पे अरहर है, उड़द है, मसूर है। मूंग और चना तो भारत में हो ही रहा है, तो 2 4 5 कहाँ है, 2 4 5 यहाँ पे है। देखिए अरहर भी थोड़ा आप लोग ज्यादा ही खाते होंगे, सप्लाई कम हो रही है। उड़द तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और मसूर भी। तो इसमें हम लोग किसमें किसमें जा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर मिशन में, कि हम इसको हमको किसी देश से आयात न करना पड़े। किसको किसको, अरहर को, उड़द को और मसूर को। अरहर को, उड़द को, मसूर को हमको किसी देश से आयात न करना पड़े, हम इसके लिए आत्मनिर्भर हो जाए, ठीक है। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रेजेंट टाइम पे दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर, ये दूसरा स्थान हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन है बेटा, पहले स्थान पे कौन है, चाइना है। पहले स्थान पर चीन है। पहले स्थान पे कौन है, चीन है। इसको भी लिख लीजिए, पहले स्थान पे कौन है, चीन है। पहले स्थान पे कौन है बेटा, चीन है। चलिए आइए अब आप देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। देखिए अब वैश्विक भुखमरी कंसर्न वर्ल्ड वाइड लाइव करता है। कौन सा करता है बेटा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे आइए। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आइए कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और वेल्टर हंगर हिल्फ, वेल्टर हंगर हिल्फ वैश्विक भूखमरी सूचकांक में कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और वेल्टर हंगर हिल्फ करता है, ठीक है। 69 देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है, वह गांव था रोहिणी बेटा। कौन सा गांव था वो, रोहिणी था। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है, तो उसका उसका क्या माना जाता है, रोहिणी गांव है। वो गांव कौन सा है, रोहिणी रोहिणी गांव। 70 देखिए, 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में बांकीपुर पटना में बांकीपुर पटना में। फिर 12 के बाद 22 में हुआ था। 22 में कहाँ हुआ था, गया में। 22 में कहाँ हुआ था, गया में। फिर उसके बाद 1940 में कहाँ हुआ था, ये रामगढ़ में। 1940 में कहाँ हुआ था, रामगढ़ में। अब जो है ये स्थान झारखंड में चला गया है, अब स्थान झारखंड में चला गया है। तो देखिए 1912 पूछेगा तो बांकीपुर पटना, 1912 पूछेगा तो बांकीपुर पटना में 1922 में पूछेगा तो गया में, और 1940 में पूछेगा तो रामगढ़ में। जो अब कहाँ चला गया है बेटा, रामगढ़ कहाँ चला गया है बताना है आपको, रामगढ़ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए। बांकीपुर वाला कौन था, बांकीपुर वाले की अध्यक्षता किसने की थी, बांकीपुर वाले की अध्यक्षता किसने की थी, चलिए बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 12 वाला, 12 वाला मुधोलकर। 12 वाला कौन किए थे, मुधोलकर। कौन किया था बेटा, मुधोलकर। और 22 वाला कौन किया था, 22 वाला चितरंजन दास। कौन किए थे, चितरंजन दास। 22 वाला कौन किए थे, चितरंजन दास, ठीक है। और ये तो आपको पता है अबुल कलाम आजाद ने किया था। लास्ट वाला किसने किया था, अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था बेटा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रामगढ़ वाला किया था। तो देखिए 22 में गया में जिसका किया था चितरंजन दास, इसीलिए चितरंजन लोकोमोटिव भी स्थित है। हम और बांकीपुर पटना वाला मुधोलकर ने जो पटना वाले मुंह धोकर, तो मुधोलकर हो गया, मुधोलकर, ठीक है, बांकीपुर पटना में, ठीक है। 70 के बाद अब आइए 71 नंबर के क्वेश्चन बेटा, किस पे आएंगे,
71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 71 नंबर क्या कह रहे हैं, बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित किस नेता ने किया था? तो विरोध प्रदर्शन किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था बेटा। किसने किया था? अनुग्रह। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था बेटा। ठीक है। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में किसने शुरू किया था? श्री किरण सिंह ने, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? श्री किरण सिंह ने। मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसको किसने किया था? अकबर ने। मुनीम खान को किसने नियुक्त किया था? अकबर ने। मुनीम खान अकबर के ही साथ रहता था, मुनीम खान। ठीक है। किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो मुनीम खान को किसने नियुक्त किया? अकबर ने। बिहार के बिहार के धारवाड़ क्षेत्र की बात कर रहा है बेटा। तो जो बिहार का धारवाड़ क्षेत्र है, देखिए आप 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान बना। बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। ये भी सही बात है, दक्षिणी बिहार में। तो 1 2 3 तीनों से हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है। 75 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए कोपेन ने 2 दिया था, एक उत्तर बिहार दिया था, एक दक्षिण बिहार दिया था। कौन सा दिया था? एक उत्तर बिहार दिया था और एक दक्षिण बिहार दिया था। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बताइए। उत्तर बिहार में CWG था। उत्तर बिहार में क्या था? ये उत्तर बिहार था और ये दक्षिण बिहार था। ये डब्लू कौन सा था? दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बेटा क्या था? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ठीक है ना। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार क्या था? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। चलिए देखिए, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ठीक है। तो देखिए जब भी कभी पूछे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार, तो दक्षिण बिहार की बात करेगा। तो दक्षिण बिहार में CW, दक्षिण बिहार में AW जाएंगे। देखिए दक्षिण बिहार, ठीक है, AW जाएंगे। और उत्तर बिहार की बात करेगा तो CWG जाएंगे, CWG जाएंगे। ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए। 76 नंबर का क्वेश्चन बताइए। 76 क्वेश्चन। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहा बेटा? पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है बेटा? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नवादा में है। कुशेश्वर पक्षी बिहार कहाँ पे है? ये दरभंगा में है। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्षेत्र का। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये बहुत बार आया हुआ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। देख लीजिए इसको। 77 नंबर क्वेश्चन। जनगणना तो इतने साल हो गए लेकिन अभी तक फिर से दोबारा नहीं हो पा रही है। 2011 की जनगणना के बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है। तो देखिए सबसे ज्यादा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा उच्च घनत्व कहाँ का है? शिवहर का है। कहाँ का है? शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा उच्च घनत्व कहाँ है बिहार में? शिवहर में। कहाँ पे है बेटा? शिवहर में। कितना है? 1882। सबसे अधिक शिवहर में है। कहाँ पे है? शिवहर में। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 1882, मतलब 1 किलोमीटर में 1882 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 1882। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? सबसे कम में वर्ग पूछेगा तो कैमूर का है। कैमूर जिसको हम भभुआ भी कहते हैं। यहाँ पे कितना है? 442। यहाँ पे कितना है? 442 है। 488 बेटा, 488 लिखिए। 42 में 488 लिख लीजिए। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नदी प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 74 में। यही बेटा क्वेश्चन आया था BPSC TRE 3 में आया था। सेम क्वेश्चन था, जाकर उठा के पेपर देख लीजिएगा। पेपर देख लीजिएगा आप, उसमें बताइएगा। ठीक है। बिहार की सबसे पुरानी दोस्त ने पेपर दिया था, उसने बताया था सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874 में। सेम क्वेश्चन आया बेटा, यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ BPSC। देखो क्योंकि मैं BPSC क्वालिफाइड हूँ, मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस बात को बता सकता हूँ कि यार क्वेश्चन ही बना कहाँ से रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन वो बना कहाँ से रहे हैं? आप दुनिया भर का पढ़े जा रहे हैं और वो उसका कोई औचित्य नहीं है। क्वेश्चन जो पढ़े जा रहे हैं सबसे ज्यादा वही व्यक्ति इस BPSC ADO में सेलेक्ट होगा जिसने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद भी जुड़िए। और हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इतना करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारी उम्मीद बढ़ेगी, तो हम कुछ और अच्छा आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है। तो बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण 1874 में। बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले जो है अनुसूचित जाति स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री किरण सिंह थे। ठीक है। बाकी आपको पता है बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल, बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? वो नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी प्रेजेंट में भी है और वो अमर भी हैं। नीतीश कुमार के आगे जो है भारत सरकार को ये लिखना चाहिए कि ये व्यक्ति अमर है। इनका जो है अमरत्व खत्म ही नहीं हो रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये अंगोला गई थी। द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी? अंगोला गई थी बेटा, ये अंगोला गई थी, जो अफ्रीकी देश अंगोला है वहां पे गई थी। आज तक वहां कोई नहीं गया था, पहला भारतीय राष्ट्रपति वहां गया है। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया, किस राज्य का नया जिला होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश का बेटा, उत्तर प्रदेश का एक नया जिला। कल्याण सिंह के बारे में आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कल्याण सिंह क्या रहे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, 79 के बाद हमको आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 80 पे, सॉरी रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, 80 पे आ जाते हैं, हमने देखा नहीं, 80 पे आइए, 80 पे। हाँ, ये बिहार के मुख्य जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए 80 का रोहतास। देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर भोजपुर। बहुत बढ़िया, 1 2 3 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घटते क्रम सबसे रोहतास है, फिर उसके बाद औरंगाबाद है, फिर भोजपुर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल बैचलेट को 2024 का दिया गया था। किसको दिया गया था? मिशेल बैचलेट को। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया है? वियतनाम ने किया बेटा। किसने किया है? वियतनाम ने। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया? वियतनाम ने किया है। किसने किया बेटा? वियतनाम ने। और सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। भी आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता रोहतास में है। सब तो यही पूछा हुआ है बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन में, ग्रामीण साक्षरता पूरे बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे है? रोहतास में। और सबसे कम पूछेगा ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे है? तो पूर्णिया में। सबसे कम पूछेगा बेटा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। सबसे कम पूछेगा तो पूर्णिया लिख लीजिएगा। यहाँ हो गया। 83 नंबर देखिए, अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? बताइए। तो कुआलालंपुर में किया गया बेटा। कहाँ पे किया गया? अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान। अब देखिए बेटा, आसियान, इसके बारे में आप जान लीजिए। आसियान शिखर सम्मेलन जो होता है, आसियान में कुल कितने देश है? कमेंट बॉक्स में पिन करिए, क्योंकि ये पिन पॉइंट क्वेश्चन है बेटा। पिन पॉइंट क्वेश्चन पे ही ध्यान रखना है आपको कि आसियान में कुल कितने देश हैं? ASEAN, आसियान। आसियान पिन पॉइंट क्वेश्चन, पिन पॉइंट क्वेश्चन है आसियान। आसियान में कुल 10 देश है बेटा। कितने देश हैं? 10 देश हैं। 11वां देश और जोड़ा गया है, तिमोर लिस्ते। कौन जोड़ा गया बेटा? तिमोर लिस्ते। एक 11वां देश भी जुड़ रहा है इसमें, तिमोर लिस्ते। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी हाल ही में, करंट में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं, 11वां देश जुड़ चुका है जिसका नाम तिमोर लिस्ते है। इसकी बैठक 25 में कुआलालंपुर में हुई थी। अब आपको ये लिखना है कुआलालंपुर कहाँ पे है, आप इसके बारे में बताइए कुआलालंपुर कहाँ पे है। 83 के बाद आइए 84 नंबर पे। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बना है कर्नाटक। कौन बना है बेटा? कर्नाटक। वैसे तो मैं बता दूं कि सवेतन की दृष्टि से पहला राज्य केरल बना था, केरल। ठीक है, फिर बिहार, बिहार में भी महिलाओं को इसकी छूट मिली हुई है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं को छूट अगर कहीं है, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा छूट महिलाओं को कहीं है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में ही दी गई है। आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो जिस तरीके से आरक्षण है महिलाओं को, 50% तो नौकरी में आरक्षण है ही, उसके बाद जो अलग ओपन कैटेगरी है उसमें भी उनको जाने के पूरा ओपन है, वो उनके लिए ओपन खाली पड़ा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए तीसरे नंबर पे जो है आपका कर्नाटक आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? कर्नाटक। तो केरल, बिहार और कर्नाटक हो गया। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कौन सा शहर घोषित किया गया? इसका आंसर आप दीजिए, ये है लखनऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। गैस्ट्रोनॉमी है, कौन सा? गैस्ट्रोनॉमी। 85 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, 85 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, लखनऊ को घोषित किया गया है। तो हाल में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में, तो पहले चरण में 121 पे है और दूसरे चरण में 122 पे है। चलिए बताइए, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? चलिए इसका आंसर बताइए, बिहार विधानसभा में कुल कितने? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पिन करिए। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं बिहार में? लोकसभा में बताइए, कोई बताएगा? लोकसभा में कुल 40 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने हैं बेटा? राज्यसभा में कुल 16 सदस्य हैं। इसको आप लोग पिन करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अंगोला गई थी। कहाँ पे गई थी बेटा? अंगोला गई थी। कहाँ गई थी? अंगोला। ठीक है, अफ्रीकी देश है एक अंगोला, वहां पे गई थी। आइए 88 क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर पे। ठीक है,
हाल ही में कल्याण सिंह नगर का नया जिला, ये बता चुके हैं आपको, कल्याण सिंह के नाम से नया जिला बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया बेटा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। उस नया जिला जो है बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ जिला है ना एक, आप लोग को पता होगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जिला है अलीगढ़, उसी को काट के एक जिला बनाया गया कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह नगर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? तो ये 12 साल के निचले स्तर पर रहा है। कितने साल के? 24-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग, इसको नोट कर लीजिए, बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? तो ये 12 साल के निचले स्तर पर रहा है। कितने साल के निचले स्तर पर रहा है बेटा? 12 साल के निचले स्तर पर रहा है, 12 साल के निचले स्तर पर ये रहा है। चलिए आइए 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? तो ये 17.9%। कितना बेटा? 17.9%। वित्त वर्ष 25 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह है, सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? तो 17.9% की वृद्धि के साथ हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 कौन सी संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित किया था? कौन है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। कौन है बेटा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। चलिए लिखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? चलिए आंसर दीजिए इसका, बताइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1875 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। चलिए, डॉक्टर के एस चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा डॉक्टर के एस चौहान द्वारा लिखी पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन जो है जगदीप धनखड़ जी किए थे। कौन किए थे बेटा? जगदीप धनखड़ जी किए थे। अब आइए 93 नंबर के क्वेश्चन पे। किस पे आएंगे बेटा? 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया? ये भारत ने किया बेटा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन, दुनिया का सबसे, इसको नोट करिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किसने विकसित किया है? तो ये भारत ने ही किया। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आई मैप मिशन लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किसने लॉन्च किया बेटा? नासा ने। आई मैप किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई मैप किसने लॉन्च किया है? नासा ने। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना बेटा? बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पढ़ रहे हैं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, 95 के बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 96 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 96, ये है आपका आज चर्चा में स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से? बताइए। स्वामित्व योजना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा। स्वामित्व योजना के बारे में बताइए कि इसका संबंध किससे है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, चर्चा में स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से। किससे बेटा? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, अब आपको बताना कि किस अनुच्छेद में पंचायत की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में पंचायत की व्यवस्था की गई है, इसको पिन पॉइंट कर दीजिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थगित किया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए आप, ये किस जिले में किया जाएगा? बताइए। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में किया जाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नवादा के रजौली में। नवादा जिला है, नवादा जिला है, वहां पे नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लग रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस समय आपको बता दें कि बिहार राज्य में काफी तेजी से इसके बारे में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काम ज्यादा हो रहा है, और जो कंपनियों को काफी तेजी से जो है यहाँ पे आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी हाल ही में जो है इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये है पूर्णिया जिले से बेटा। किस जिले से है? पूर्णिया जिले से। कहाँ पे है? पूर्णिया जिले से।
ठीक है, किस जिले से है? पूर्णिया जिले से। ऑप्शन में पूर्णिया जिला है। ठीक है, अवधेश कुमार भारती, अवधेश कुमार भारती है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से? पूर्णिया से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? तो एक व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को मिला है? एक व्यक्ति। किनको मिला है ये नाम लिखिए आप, किनको मिला है इसका नाम लिखिए। शारदा सिन्हा जी को। किसको मिला है? शारदा सिन्हा जी को। ठीक है, एक व्यक्ति कौन थी वो? शारदा सिन्हा। लिख लीजिए इसको भी, शारदा सिन्हा एक गायिका थी ये, इनको पद्म विभूषण मिला है। फिर एक क्वेश्चन ये लिखिए कि पद्म भूषण किसको मिला है बिहार से? जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे, पद्म भूषण पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं बेटा, यही क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बेटा बढ़ता है, थोड़ा सा हमको भी ठीक लगता है। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही मुख्यमंत्री से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरी बात यह है कि हम इस एग्जाम को पास आउट किए हुए हैं तो हम आपको थोड़ा अच्छे से गाइडेंस भी कर सकते हैं, यही सच्चाई है। ठीक है, हाल ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे बेटा? 10 सदस्य होंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कल फिर वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आपको जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीपीएससी के जितने भी मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे एईडीओ के विशेष तौर से टारगेट है। तो एईडीओ के लिए आप लोग जो है, वैसे तो कई कंपटीशन के लिए देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एईडीओ के लिए सारे पूरे प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं और पूरे सारे करा भी रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आप इसको देख सकते हैं और हमारा सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।